नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने चिर परिचित को वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो उपलब्ध हो सके और उन्हें उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके। आज हम लोग संविधान के तहत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। कुल 22 भाग हैं, आपको पता है। 22 भागों में पहला भाग क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। उसके भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 4, 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद, भाग 1 में अनुच्छेद हैं। उन 4 अनुच्छेदों में क्या बातें, क्या प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे और देखेंगे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही साथ उन गूढ़ बातों को समझेंगे जो, या मूल तत्वों को जो इनमें अंतर स्पष्ट करता है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ और उसका नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 के उपखंड 1 या खंड 1, अनुच्छेद 1 के खंड 1 में क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया। भारत हिंदी नाम, अंग्रेजी नाम क्या है? इंडिया। राज्यों का संघ होगा। ठीक, भारत के जो भी राज्य हैं, आज वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका संघ है। ठीक। अनुच्छेद 1 के खंड 2 में क्या कहा गया है? खंड 2 में एक संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 के खंड 2 में संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन करके बातें जोड़ी गई कुछ। संघ और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं, मतलब पहली अनुसूची में समाविष्ट हैं, समाहित हैं। कौन से? वह राज्य और संघ राज्य। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 के खंड 3 में, अनुच्छेद 1 खंड 3, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन से क्षेत्र सम्मिलित होंगे, उसमें उपखंड क में कहा गया राज्य क्षेत्र, जैसे यूपी आपका, एमपी, तमिलनाडु, केरल, ये तब सभी राज्य हैं किसके? संघ के। अनुच्छेद 1 के खंड 3 के उपखंड ख में क्या कहा गया है? संघ राज्य क्षेत्र, जैसे आपका दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। किसके तहत चर्चा की गई है इनकी? अनुच्छेद 1 के खंड 3 के उपखंड ख में। ठीक, क में किसकी चर्चा की गई है? राज्यों की। ख में किसकी चर्चा की गई? संघ राज्य। और ग में किसकी चर्चा की गई है? ग में ऐसे राज्य क्षेत्र अर्जित हैं जो 1950 के पश्चात अर्जित किए गए। 1950 संविधान लागू होने के समय जो भारत भू क्षेत्र था, उसे भारत अर्थात इंडिया नाम दिया गया है। उसके पश्चात ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए गए, जैसे गोवा, आपका सिक्किम, ये बाद में अर्जित किए गए। तो इन्हें किसके तहत अर्जित किया गया? इनका उपबंध किया गया अनुच्छेद 1 के खंड 3 उपखंड ख में, ग में। ठीक, ये सभी कहाँ समाविष्ट होंगे? भारत में। राज्य, संघ राज्य, अर्जित क्षेत्र, 3 शब्द हैं, याद रखिएगा। राज्य, संघ राज्य और अर्जित क्षेत्र।
ये क के तहत प्रावधानित है, ये ख के तहत, ये ग के तहत। इनकी चर्चा की गई है। भारत के राज्य क्षेत्र में ये समाविष्ट होंगे। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 1 के तहत जो बातें थी वह समझिए कि भारत जो है आपका, उसकी मूल बातों को अनुच्छेद 1 के तहत प्रावधानित किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का प्रवेश, याद रखिएगा नए शब्द है न्यू, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकेगी। याद रखिएगा, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उस समय जो क्षेत्र भारत में सम्मिलित थे वो तो भारत के अंग बने, लेकिन 1950 के बाद वह क्षेत्र जो भारत में प्रवेश किए वे नए राज्य के नाम से प्रवेश किए, नए क्षेत्र के नाम से प्रवेश किए, उनकी पुनर्स्थापना की गई। जैसे आपका सिक्किम, आपका गोवा, आपका पुडुचेरी फ्रांसीसियों से लिया गया। इनकी चर्चा या इनका गठन ऐसे राज्यों का कहाँ से किया गया? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना की बात कही गई। याद रखिएगा, जो भारत में पहले से भू क्षेत्र है उसकी चर्चा नहीं है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 3 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 2 का में कहा गया है, तीसरा संविधान मतलब 35वां संविधान संशोधन था 35। इसके तहत सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। बाद में 36वां संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण। यहाँ नए शब्द याद रखिएगा, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। जैसे नए राज्यों का निर्माण कैसे किया गया? आपका 1950 के पश्चात अनेक राज्यों का निर्माण किया गया है। आंध्र प्रदेश, बाद में गुजरात, आपका हरियाणा बना, गोवा बना, गोवा नहीं केरल बना, और 2000 में बना उत्तराखंड, झारखंड, आपका छत्तीसगढ़। ये सभी अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण हुआ है। नए राज्यों का निर्माण हुआ है। ये क्षेत्र भारत के में पहले से सम्मिलित थे। 2 राज्यों को विभाजित करके या एक राज्यों को विभाजित करके नए राज्य बना दिए गए। साथ ही साथ वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन किया गया। तो अनुच्छेद 3 के खंड क में क्या कहा गया है? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जाएगा। कौन करेगा? संसद करेगी। जैसे किसी क्षेत्र राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे, जैसे आज का यूपी है, एमपी से थोड़ा सा क्षेत्र लेके बढ़ा दिया जाए, तो किसके तहत है? अनुच्छेद 3 के खंड ख के तहत। ठीक, उसके क्षेत्र को घटा दिया जाए। मान लीजिए आज का उत्तर प्रदेश के आपके बुंदेलखंड को एमपी को दे दिया जाए, तो किसके तहत? ग के तहत। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। ठीक, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। नाम में जैसे आपने कई राज्यों का नाम पढ़ा है कि परिवर्तन बार किया गया। जैसे उड़ीसा नाम था, बाद में इसका नाम ओडिशा कर दिया गया। ठीक, उत्तरांचल पहले जब 2000 में गठन हुआ तो उत्तरांचल नाम था। फिर 2006 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के खंड अंग के तहत। ठीक, इसका नाम परिवर्तित किया गया। इस चीज़ को समझिएगा। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का आपका निर्माण किया जाएगा या नाम रखा जाएगा। जो 1950 में भारत
का भूभाग नहीं था, उसके पश्चात विजित किया गया, अधिगृहित किया गया, ठीक, भारत में समाविष्ट किया गया। उन क्षेत्रों का नाम जो भी रख के राज्य का निर्माण किया गया वह अनुच्छेद 2 के तहत है। अनुच्छेद 3 के तहत भारत का जो भी भूभाग था उसके नाम, क्षेत्र, सीमा इत्यादि में जो परिवर्तन किया गया या दो राज्यों को तोड़ के तीसरा राज्य बनाया गया, एक राज्य से अलग करके दूसरा राज्य बनाया गया और दो राज्यों के कुछ क्षेत्रों को जोड़ के एक नया राज्य बनाया गया, इन सभी बातें अनुच्छेद 3 के तहत की गई है। और यह 1950 के समय जब जो भी भूभाग भारत में सम्मिलित था उन राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उन्हीं के संबंध में जो भी प्रावधान किए जाएंगे अनुच्छेद 3 के तहत किए जाएंगे, ठीक। इस तरह जो भी प्रावधान किए जाते हैं अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना यह विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किए जाते। साथ ही साथ जिस राज्य से संबंध है इन विधेयक का, इस बिल का, उस राज्य से भी पूर्व अनुमति के लिए विधानमंडल को एक दस्तावेज भेजा जाता है और एक समय सीमा, एक अवधि सुनिश्चित की जाती है। उतने समय में अपनी सलाह केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को सौंप दे। साथ ही साथ जो भी राज्य विधानमंडल सलाह देगा वह सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह उस सलाह को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। इसकी तो स्वतंत्रता राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 4 के तहत देखिए, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, संविधान में वर्णित पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत विनिर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हो। ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक, पारिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में राज्य विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, अंतर्विष्ट होंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। अनुच्छेद 4 के खंड 2 में क्या कहा गया है? ये अनुच्छेद बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 4 के खंड 2 में पूर्वोक्त प्रकार, मतलब ऊपर जो भी बातें कही गई हैं उनमें से किसी भी संबंध में जो विधि निर्माण होगा वह अनुच्छेद 367 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। उसका संशोधन इसी 1, 2, 3, 4 के तहत ही माना जाएगा, एक साधारण विधेयक द्वारा, न कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो याद रखिएगा, संविधान में 3 प्रकार के संशोधन के प्रावधान हैं: साधारण, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। संविधान में 3 प्रकार के संशोधन की बात कही गई, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत सिर्फ 2 प्रकार के संशोधन की बात कही गई है: विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो ये विभेद याद रखिएगा, संविधान में 368 के तहत 2 प्रकार के संशोधन ही वर्णित हैं। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं। संघीय व्यवस्था में क्या है? संघ के सदस्य कौन है? राज्य, स्टेट। केंद्र के साथ शक्तियों के विभाजन में हिस्सेदार भी होते हैं राज्य। संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष प्रशासन होता है। आपको पता है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ इत्यादि जो संघ राज्य हैं, इनमें केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष शासन होता है। साथ ही साथ अगर सरकार किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करती है तो वहाँ भी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष शासन होता है कि न राज्यों का। भारत एक संप्रभु राज्य है।
आपकी उद्देशिका या प्रस्तावना में कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो वह अंतर्राष्ट्रीय विधियों के तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण भी कर सकती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो विदेशों में जिस देश के प्रभाव के तहत या कोई जैसे राजदूतावास है, वह उसी देश का अधिकार क्षेत्र माना जाता है जिस देश का वहाँ पे एम्बेसी या राजदूतावास बनाया गया है। ग्रहण कर सकते, जैसे लीज पर लेना। आपको पता है कि अक्सर चर्चा में रहता है कि कोई बंदरगाह, कोई क्षेत्र, कोई देश लीज पे ले लिया। जब लीज पे लेता है तो उस क्षेत्र पर तमाम विकास कार्य या कोई भी वैधानिक कार्य उसी देश का माना जाएगा जो लीज पे लेता है। जैसे भारत ने चाबहार बंदरगाह लीज पे लिया था, तो चाबहार पे जो भी अधिकार क्षेत्र वह भारत के अधीन माना जाएगा। साथ ही साथ राजदूतावास जो होते हैं, एम्बेसी, ये भी उसी देश का अधिकार क्षेत्र माना जाता है इस क्षेत्र पे। व्यवसाय हेतु कुछ क्षेत्र पे ले लिए जाते हैं या विजित कर लिए जाए, जीत लिए जाए। सिक्किम को भारत ने विलय किया, भारत में सिक्किम का विलय भारत सरकार द्वारा किया गया। दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव किससे लिए गए? पुर्तगालियों से युद्ध द्वारा। पुडुचेरी फ्रांसीसियों ने भारत को दिए। ठीक, तो यह प्रत्यक्ष रूप से जब प्राप्त हुए तो इस पर केंद्र सरकार का शासन था। बाद में गोवा और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, बाकी संघ राज्य बने हुए हैं। अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाते हैं उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। संबंधित राज्य विधानमंडल से मत जानना एक निश्चित समय सीमा के भीतर देना होता है। जिस राज्य, मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल से अब सलाह ली जाती है, लिया गया था कि हम उत्तराखंड का गठन करेंगे। अब उत्तर प्रदेश सरकार जो भी सलाह देगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, लेकिन सलाह की एक प्रक्रिया होती है कि सलाह ली जाएगी। ठीक, नोट, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के संबंध में दिए गए मत या विचार मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसे स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। संघ शासित राज्य के संबंध में विधानमंडल से मत जानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में विधानमंडल है ही नहीं। अगर किसी संघ राज्य के संबंध में संशोधन किया जाता है, उसके क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन, तो उसके संबंध में उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती। अर्थात इन सब का यह निचोड़ है कि संसद अपने अनुसार भारत के मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। भारत सरकार या संसद आज चाहे तो उत्तर प्रदेश में 4 राज्य बना सकती है, अवध, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, आपका पूर्वांचल। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी भूमिका निभाए। इसीलिए एक शब्द कहा जाता है कि विभाज्य राज्यों या विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ या विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो विनाशी राज्य विनाश किया जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश का मैंने बताया 4 राज्य बना दिए जाएं, तो विनाश कर दिया गया उत्तर प्रदेश का, 4 नए राज्य बन गए। अविनाशी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार चाहकर भी संघ का विनाश नहीं कर सकती, अर्थात भारत में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन भारत सरकार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि अविनाशी राज्य अर्थात संघ राज्यों का विनाश नहीं कर सकती और साथ ही साथ राज्य भी संघ का विनाश नहीं कर सकते। उसके लिए कहा जाता है अमेरिका के लिए अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और भारत के लिए कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। उन्नीस 1960 में बेरुबारी वाद या केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे, अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत या 1, 2, 3, 4 के तहत। उसके लिए उसे 368 के तहत संशोधन करना होगा।
वह साधारण बहुमत से इस क्षेत्र को किसी अन्य देश को नहीं दे सकती। जैसे 1960 में कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए। 2015 में आपको याद होगा अभी हाल ही में 100वें संविधान संशोधन द्वारा भारत सरकार ने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्र भारत को दिए। यह जो परिवर्तन या भूभागों का स्थानांतरण हुआ, यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन द्वारा हुआ, न कि साधारण बहुमत के द्वारा। जून 1948 में भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन की जब मांग बढ़ने लगी तो एस.के. धर आयोग का गठन किया गया। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हो, न कि भाषा के आधार पर। इनकी रिपोर्ट के पश्चात जब मांग और बढ़ती रही तो दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के सहयोग लेके 3 सदस्यीय समिति गठित की गई। लेकिन इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि प्रशासनिक सुविधा को ही महत्व दिया जाना चाहिए, न कि भाषा को। उसी समय आंध्र प्रदेश के पोट्टू श्री रामुलु, जो आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पे, 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो आंदोलन या विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पे हो, इससे बचने के लिए सरकार ने तत्काल क्या किया कि आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया गया। ठीक, उस समय मद्रास राज्य था, तो मद्रास राज्य से पृथक करके आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया है। 1953 दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसके 2 अन्य सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू इसके सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात तो कही, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ बातें जोड़ी इसमें कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो किया जाना चाहिए, लेकिन देश की एकता अखंडता को भी ध्यान में रखना चाहिए, देश की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को महत्व दिया जाना चाहिए, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा को भी महत्व दिया जाना चाहिए। इसी समिति की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करके राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। साथ ही साथ 1950 में जो 4 स्तर के राज्यों का गठन किया गया था, क, ख, ग, घ, इसको समाप्त कर दिया गया। अब 2 स्तर पे ही राज्य होंगे। कौन से? 2 स्तर पे। पहला कौन होगा? एक राज्य होगा और दूसरा कौन होगा? संघ राज्य। ठीक, एक स्वतंत्र राज्य होंगे, दूसरा संघ राज्य हो गया या केंद्र शासित प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, 1956 में केरल का, 1960 में बम्बई प्रांत, बॉम्बे प्रांत को पृथक करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया। याद रखिएगा, डेट कई बार पूछा है। और समिति का क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले क्या था? धर समिति थी, एस.के. धर समिति। ठीक, फिर JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया समिति थी, JVP। फिर उसके बाद फजल अली आयोग था। ये क्रम याद रखिएगा। 1960 में बॉम्बे प्रांत को तोड़ के महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया, मराठी और गुजराती भाषा के आधार पे। 1961 में पुर्तगालियों से गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली प्राप्त किया गया। और 1987 में याद रखिएगा, गोवा को जब प्राप्त किया गया तो इसे संघ राज्य बनाया गया। 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। 1963 में नागालैंड का गठन किया जाता है। पंजाब प्रांत को तोड़ के हरियाणा और चंडीगढ़ और पंजाब राज्य बनाया जाता है। किसकी रिपोर्ट पे? शाह आयोग की रिपोर्ट पे पंजाब का पुनर्गठन होता है, जिसमें से पंजाबी भाषा के लिए पंजाब, हिंदी भाषा के लिए हरियाणा का गठन किया जाता है। 1966 में हिमाचल प्रदेश संघ राज्य बनता है और 71 में पूर्ण राज्य। 71 में पूर्ण राज्य बनता है हिमाचल प्रदेश
1966 में संघ राज्य बनता है। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय पृथक राज्य बनते हैं। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया जाता है। आगे चल के 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक। वर्ष 2000 में आपने पढ़ा कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन होता है। 2014 में तेलंगाना के पश्चात अभी कोई राज्य नहीं बना हुआ है। 1969 में मद्रास का नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु किया गया। 1973 में मैसूर का नाम परिवर्तित करके कर्नाटक किया गया। 1992 में याद रखिएगा एनसीआर की जो अवधारणा आज है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यह 1992 में प्रावधानित किया गया। ठीक, इसका नया नाम क्या रखा गया? एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। कब किया गया? इसका गठन तो 2000 में हो गया था, लेकिन 2006 में इसका नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड किया गया। 2006 में ही पांडिचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी किया गया। 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया। याद रखिएगा, आज उड़ीसा का क्या नाम है? ओडिशा। 2011 में किया गया यह प्रावधान। आज भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक। कुछ प्रमुख संविधान संशोधन या प्रावधान जो थे उसके तहत देखते हैं। आंध्र राज्य अधिनियम 1955, पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक। मद्रास प्रांत से अलग करके तेलुगु भाषाओं के लिए। ठीक। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। ये कई बार पूछा है। 1956 हो गया आपका। 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत गुजराती भाषा के लिए गुजरात और मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र का गठन किया गया। नागालैंड का गठन कब किया गया? 1962 में। 1962 में नागालैंड स्वतंत्र राज्य बना। ,1969 में मद्रास का नाम बदल के क्या किया गया? तमिलनाडु। मद्रास प्रांत का नाम बदल के 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया। और 1970 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1973 में मैसूर का नाम परिवर्तन करके कर्नाटक किया गया। याद रखिएगा, कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था राज्य में? मद्रास। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 25वां राज्य बना। 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का पुनर्गठन करके क्या किया गया? छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का निर्माण किया गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड किया गया। 2006 में पांडिचेरी नाम परिवर्तित करके पुडुचेरी किया गया। 2011 में उड़ीसा का नाम परिवर्तित करके ओडिशा किया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके तेलंगाना राज्य बना, 29वां। लेकिन वर्तमान में 28 ही राज्य हैं। याद रखिएगा, तेलंगाना का गठन 29वें राज्य के रूप में होता है, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं। क्यों? कमेंट में बताइए। क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त करके संघ राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग अलग संघीय राज्य में विभक्त हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है साथियों, इस तरह से आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें, अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक महत्वपूर्ण सूचना पहुंच सके। जय हिंद साथियों।